हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। देखिए, मैं आपके सामने जो भी लीगल करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ या कोई भी लेटेस्ट जजमेंट लेकर आता हूँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि एज अ लॉ स्टूडेंट आपको ये पता चले कि हमारे समाज में कौन कौन से कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं। उन केस में जो भी लीगल पॉइंट है उनमें जजेस की क्या ओपिनियन है, किस बेसिस पे उन्होंने अपना जजमेंट दिया है और जजमेंट देने के पीछे रीजनिंग क्या है, ये आपको एज अ लॉ स्टूडेंट और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये ऐसे ही एक केस मैं आज स्टडी कर रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और अटपटा सा मुझे केस लगा। तो केस का नाम है अब्दुल नौशाद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2024। सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट का अपना एक ओपिनियन है। ठीक, बाय मिस्टेक यहाँ सुप्रीम कोर्ट लग गया। तो इस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि एक लड़की थी यानी कि जो कंप्लेनेंट थी, जिसने कंप्लेंट फाइल करी थी केस कोर्ट में, जो कंप्लेंट फाइल करी थी, वो लड़की लॉ ग्रेजुएट है। अब अपने लॉ में जब वो लॉ ग्रेजुएट मतलब लॉ की तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी, अपने सेकेंड ईयर में वहां पे कॉलेज में एक फंक्शन हुआ। फंक्शन में जो गेस्ट आए वो थे फाइनेंस मिनिस्टर। तो आमतौर पर यही होता है, जब भी कॉलेज में कोई गेस्ट आते हैं तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अपनी ओपिनियन देते हैं, तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने उस क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। बाद में क्या हुआ, जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे थे उनको स्टेज से बुलाया गया, उनको एक गिफ्ट के तौर पर कुछ फ्लावर्स दे दिए गए। तो जैसे ही कंप्लेनेंट को जब स्टेज पे बुलाया गया तो उनको फ्लावर दिया गया। साथ ही साथ कंप्लेनेंट ने क्या करा, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे शेक हैंड कर लिया, यानी कि हाथ मिला लिया। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना गुलदस्ता वो फ्लावर उस लड़की को एज अ गिफ्ट दे रहे थे, लड़की ने फाइनेंस मिनिस्टर से हाथ मिला लिया। अब ये इंसिडेंट जो हुआ, ये जो वार्तालाप चल रही थी, इंटरेक्टिव सेशन चल रहा था, ये अलग अलग चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा था और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी लाइव सेशन चल रहा था। अब हुआ क्या, किसी लड़के ने फेसबुक के पोस्ट चाहे व्हाट्सएप का पोस्ट हो, वहां पर ये न्यूज सर्कुलेट करना शुरू कर दी कि ऐसे ऐसे हमारे धर्म से यानी कि मुस्लिम समुदाय से एक महिला है, उस महिला ने शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग अपने जो नियम कानून है उनका उल्लंघन किया है। उल्लंघन कैसे किया है कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से जिनको वो जानती नहीं, उन्होंने उनसे हैंडशेक किया है, हाथ मिलाया है, और ये हमारे शरीयत लॉ में जो लिखा है उसके विपरीत है। तो इन्होंने शरीयत लॉ का उल्लंघन किया है। ये चीजें ये सर्कुलेट करने लगे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। लड़की को जब ये पता चला कि ऐसे ऐसे उनकी इमेज खराब की जा रही है, इमेज अगर लड़की खराब होती है तो कहीं ना कहीं फैमिली तक बात पहुंचती है, फैमिली की भी इमेज खराब होनी शुरू हो जाती है। तो लड़की को जब ये बात पता चली तो लड़की ने सेक्शन 153 आईपीसी के तहत केस फाइल करा और साथ ही साथ सेक्शन 119 ऑफ केरला एक्ट में अपना ये केस फाइल कर दिया। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य लड़की का यही था कि इस व्यक्ति को जिसने ये न्यूज सर्कुलेट करी उसको पनिशमेंट मिले। देखिए, सेक्शन 153 आईपीसी बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को उकसाता है जिससे कि समाज में बलवा हो सके, रॉयट हो सके, तो उसको पनिशमेंट 153 में मिलेगी। ठीक, तो ये केस था, ये फैक्ट्स इस केस के। अब यहां पे ये मैंने आपको पूरे फैक्ट्स बता दिए। ठीक, अब यहां पे जो ऑब्जर्वेशंस थी, यहां पे जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी वो हम पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट ने कहा क्या। हाँ, एक चीज और हुई थी यहां पर, जब लड़की ने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट करने के यानी कि केस स्टार्ट हो गया, केस स्टार्ट हुआ तो जिस व्यक्ति के खिलाफ करी वो सीधा पहुंचा केरला हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी की मेरे खिलाफ जो कार्यवाही शुरू हुई है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको क्वैश कर दिया जाए। अब यहां पर केरला हाई कोर्ट ने क्या करा, उसकी जो एप्लीकेशन थी, जो याचिका थी, उसको खारिज कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम इस केस को रद्द नहीं करेंगे। अब पूरा मैटर क्या था, कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी, आइए जानते हैं। कोर्ट यहां पर है हाई कोर्ट। ठीक, कि हाई कोर्ट ने अपना क्या ऑब्जर्वेशन दिया। The court noted that shaking hand is a traditional gesture and in modern times it is seen as a sign of confidence and professionalism. कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जब हम किसी व्यक्ति से शेक हैंड करते हैं तो एक ट्रेडिशनल एक बोल सकते हैं एक प्रोफेशनलिज्म लेकर आती है कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपसे हाथ मिला रहा है तो वो इतना कॉन्फिडेंट है और अपने ही प्रोफेशनलिज्म को आगे बढ़ा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का था कि ये एक ट्रेडिशनल जेस्चर की तरह लोग आजकल हाथ मिलाते हैं, इसमें इतनी बड़े कोई मुद्दा नहीं है, इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है जिसको इतना उछाला गया है।
In Muslim religion, physical contact including handshake between men and unrelated men is seen as forbidden और हराम। यहाँ पे केरला हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये भी था कि मुस्लिम समुदायों में यानी मुस्लिम रिलीजन में अगर कोई लड़की किसी गैर आदमी के साथ फिजिकल टच करती है, उसमें शेक हैंड भी है, तो अगर कोई लड़की कर रही है ऐसा फिजिकल टच तो वो हराम की कैटेगरी में आता है। यानी कि मुस्लिम कानून ने ऐसा फॉरबिडन कर रखा है, मना कर रखा है कि आप ऐसे ऐसे किसी भी गैर आदमी के साथ फिजिकल टच नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था, परंतु यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि कुरानिक वर्सेस गिव एम्फेसिस टू पर्सनल चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि कुरान ने भी ये बता रखा है कि हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल चॉइस है मुस्लिम लॉ को फॉलो करते हुए। जैसे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्सेस की बात करी गई, कुछ उदाहरण की बात करी, जैसे कि सूरह अल कफीरुन, माफ करिएगा अगर मैं ये प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, ठीक है। सूरह अल कफीरुन सेज फॉर यू इज योर रिलीजन एंड फॉर मी इज माई रिलीजन। यानी कि ये बात करता है कि आपके लिए आपका धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म। यानी कि आप जो मैं अपना धर्म फॉलो कर रहा हूं या कर रही हूं, आप इंटरप्ट ना करें, उसमें दखल अंदाजी ना करें। आप अपने धर्म को अपने हिसाब से चलाइए, मैं अपने धर्म को अपने हिसाब से चलाता हूं। ये बात करी गई है कुरान में। कुरान में वर्सेस हैं, ठीक है, वहां पे ये चीजें यानी श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है। इस श्लोक का ये मतलब था। दूसरा श्लोक यहाँ पे जो हाईकोर्ट ने रेफर किया है वो है सूरह अल बकरा सेज दैट देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कोई भी बाध्यता नहीं है कि कंपेल किया जाएगा कि इस धर्म को आप इस तरीके से ही फॉलो करोगे। अगर आप मुस्लिम समुदायों से हो तो ये नहीं है जरूरी कि आप टच नहीं कर सकते। भाई अगर कोई शेक हैंड कर रहा है, आजकल मॉडर्न जमाने में शेक हैंड करना इतना बड़ा मैटर नहीं है, ठीक। तो यही कहना था कि कुरान में भी बता रखा है कि आपका अगर धर्म है तो आप अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो करें, मैं अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो करता हूं, और आप मेरे उस धर्म में फॉलो करते हुए किसी तरीके का कोई कंपल्शन, कोई बाध्यता नहीं लगा सकते। The court stated that Constitution guarantees the freedom of religion to all and the complainant also has the right to follow her religion। जैसे कि संविधान ने भी बोल रखा है कि राइट टू रिलीजन हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है, जो महिला थी, उसका भी ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने धर्म को जैसा चाहती है वैसे फॉलो कर सकती है। कोई भी किसी तरह कोई बाध्यता, कोई कंपल्शन नहीं लगा सकता। नन कैन इम्पोज अ रिलीजियस बिलीव्स फॉर हिज ऑन अनदर। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति जो चाहे, वो अगर चाहे कि सामने वाला व्यक्ति मेरे ही अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को फॉलो करे तो ये संभव नहीं है, कोई किसी तरीके से कंपल्शन नहीं लगा सकता। Therefore, if allegations against the petitioner is correct, the same cannot be accepted in India, where Indian Constitution is supreme। यहाँ पे बोला गया है कि लड़की ने, कंप्लेनेंट ने जो आरोप लड़के पे लगाए हैं, अगर वो सिद्ध हो गए तो ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हो गया। और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ है, इससे ऊपर हमारा और भी कोई कानून नहीं है। Our constitution will protect her interest. Moreover, it is the duty of society to support her. No religion belief is above the constitution। यहाँ पे बोला गया है कि हम देख लेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में चीजें लिखी हैं, हम उसका यानी कि कंप्लेनेंट उस लड़की का प्रोटेक्ट करेंगे राइट को। साथ ही साथ बोला गया है कि ये समाज की भी ड्यूटी है, समाज का भी कर्तव्य है कि उसका वो जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज के लिए बार बार कोर्ट में ही आए। अगर बात सोसाइटी तक आ सकती है, सोसाइटी उस चीज को कंट्रोल कर सकती है, तो ये सोसाइटी की भी ड्यूटी है कि उसके राइट को प्रोटेक्ट करे। Whether offenses were committed or not must be decided by the trial court during the trial. Petitioner can be acquitted if he is proven to be innocent by the jurisdictional court after facing the trial। यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला है कि ये व्यक्ति पे जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप सही है या गलत, ये तो डिसाइड करेगी ट्रायल कोर्ट जहां पे केस फाइल हुआ है। अगर वो सही है, यानी कि जिस महिला ने कंप्लेंट करी, अगर जो आरोप लगाए वो बिल्कुल सही निकले, तो उस लड़के को जिसने पोस्ट को सर्कुलेट किया, ये खबर फैलाई, उसको सजा मिलेगी। और अगर गलत है कि वो लड़के ने सर्कुलेट नहीं करी, तो उसको माफी मिल जाएगी। ठीक है। द कोर्ट डिसमिस द पेटिशन बाय नोटिंग दैट देयर आर नो मेरिट्स इन इट। यानी कि जो क्वेश्चन, यानी जो लड़के ने 482 सेक्शन में अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, उस एप्लीकेशन को क्वेश्चन करते हुए बोला हाई कोर्ट ने कि इस मैटर में, यानी कि इस केस में कोई भी मेरिट नहीं है कि हम अपना डिसीजन दें। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली ट्रायल कोर्ट टू डिस्पोज द केस एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल। और साथ ही साथ एक डायरेक्शन दी गई
विचारने न्यायालय को कि आप इस मैटर को जल्दी से जल्दी निपटारा करें, क्योंकि जितनी देरी होगी उतना ही चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। तो एक डायरेक्शन भी दे दी गई है ट्रायल कोर्ट को कि जल्दी जल्दी इस मैटर का आप निपटारा करें। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जो भी इस वाले मैटर में जो भी हमारे छोटे पॉइंट्स थे या जो भी समाज में हो रहा है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और अपकमिंग लेक्चर्स में भी जो भी चीज़ें होती रहेंगी, चाहे हाई कोर्ट का जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।